हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार एससीईआरटी की किताब। और ये जो चैप्टर है चैप्टर 14 और ये हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। क्लास 6 की हिस्ट्री अब खत्म हो चुकी है और आई होप आप सभी के नोट्स भी बन रहे होंगे। तो जैसा कि 72वीं बीपीएससी का अनाउंसमेंट हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों को लगता है कि बिहार एससीईआरटी नहीं पढ़ के हम क्वालिफाई कर लेंगे, तो जा कर के बच्चों पहले क्वेश्चन पेपर देख लो, क्वेश्चन पेपर का लेवल देख लो, ठीक है। और टीआरई को भी समझने की कोशिश करो। और ये तो सभी को पता था कि टीआरई फंसने वाली है, तो चलिए इन सारी चीज़ों पे अलग वीडियो भी बनाया जा सकता है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। तो चैप्टर का नाम है हमारे इतिहासकार, ठीक है। चलिए, केपी जायसवाल, एएस अल्तेकर। करीम का सवाल। पटना जिला स्थित मध्य विद्यालय अकबरपुर के बच्चे पटना में कुम्हरार यानी कि मौर्यकालीन अवशेष घूमने आए हुए थे। कुछ बच्चों की नज़र चमकीले लाल पत्थर के स्तंभ पर गई। एक बच्चे ने अपने शिक्षक से पूछा, सर क्या ये या अशोक का वही स्तंभ है जिसके बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं? शिक्षक ने कहा, हाँ, यह खुदाई से निकली है। तपाक से करीम ने पूछा, यह खुदाई किसके द्वारा और क्यों कराई जाती है? ठीक है। तब शिक्षक ने करीम की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, इतिहासकार खुदाई में मिले इन्हीं अवशेषों के आधार पर हमारे अतीत के बारे में जानकारी देते हैं और चैप्टर 14 में बिहार के दो ऐसे ही महान इतिहासकार के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं काशी प्रसाद जायसवाल 1882 टू 1937। काशी प्रसाद जायसवाल मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के निवासी थे, लेकिन इनकी कर्मभूमि पटना थी। ये पेशे से अधिवक्ता थे, लेकिन इनकी ख्याति भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के महान विद्वान के रूप में ज्यादा हुई। हिंदू राजतंत्र, प्राचीन भारतीय राजतंत्र पर इनके विचारों, लेखों एवं पुस्तकों ने इतिहास लेखन में क्रांति ला दी। कई पुराने विचार समाप्त हो गए। ठीक है। काशी प्रसाद जायसवाल की आर्थिक स्थिति बचपन में अच्छी नहीं थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही लंदन मिशन, आजकल बाबूलाल जायसवाल हाई स्कूल में हुई। इनके व्यक्तित्व पर भारतीय स्वाधीनता संग्राम का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। इनका मन पैतृक व्यवसाय में नहीं लगा। तब इन्होंने 25 वर्ष की आयु में इंग्लैंड जाकर पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए की डिग्री हासिल की। अगले वर्ष बैरिस्ट्री भी पास की। लंदन में ही इनका संपर्क श्याम जी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल सावरकर आदि से हुआ। 1910 में स्वदेश लौटकर कलकत्ता में इन्होंने वकालत शुरू किया। आगे चलकर कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाने लगे, परंतु क्रांतिकारी विचारों के कारण इन्हें सरकार ने पद त्याग करने के लिए बाध्य कर दिया। फिर 1919 ईस्वी में इनसे पटना विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग का रीडर बनने का आग्रह किया गया। अंततः पारिवारिक आवश्यकताओं एवं सरकार की गलत नीतियों के कारण उन्हें विश्वविद्यालय छोड़कर वकालत से ही अपनी जीविका चलानी पड़ी। ये हिंदू कानून के मर्मज्ञ एवं आयकर के विशेषज्ञ वकील थे। अपनी सारी व्यवस्थाओं के बावजूद प्राचीन भारतीय इतिहास पर शोध कार्य करते रहे। जायसवाल साहब पूरा लिपि और प्राचीन मुद्रा के ज्ञाता थे। ये अपनी जेब में अनपढ़ा प्राचीन सिक्का भी रखते थे ताकि फुर्सत के क्षण में इसे पढ़ा जा सके। मनु और याज्ञवल्क्य के स्मृति कई शोधकर्ताओं शोध कार्य करके इन्होंने हिंदू कानून पर मर्मज्ञता हासिल की। जायसवाल साहब बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे। इस संस्था द्वारा प्रकाशित शोध पत्रिका के आजीवन संपादक भी रहे। पटना संग्रहालय की स्थापना भी इन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। इस संग्रहालय का भवन मुगल राजपूत कला का सुंदर उदाहरण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार इतिहास परिषद की भी इन्होंने स्थापना की। ये कई समितियों के सदस्य रहे एवं कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। ये काफी निर्भीक और मिलनसार व्यक्ति थे। इनके साथ राहुल सांकृत्यायन, रविंद्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर की काफी नजदीकी संबंध थे। ये कई सम्मेलन एवं संस्थाओं के सदस्य एवं अध्यक्ष रहे। 1924 में इनकी पुस्तक हिंदू पॉलिटी प्रकाशित हुई। इस पुस्तक ने भारतीय इतिहास को देखने के नजरिए में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत को उजागर करते हुए साबित किया कि भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से ही थी। इन्होंने अकाट्य तर्क दिया कि प्राचीन भारत में निरंकुश राजतंत्र नहीं था, बल्कि संवैधानिक एवं
उत्तरदायी राजतंत्र था। इस पुस्तक के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में प्रजातंत्र का विवरण है और दूसरे भाग में राजतंत्र का विवरण है। केपी जायसवाल की एक दूसरी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया तक 1930 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में कुषाण साम्राज्य के अंत और गुप्त साम्राज्य के बीच की अवधि पर प्रकाश डाला गया। तो इसको भी आप लिखते चले कि इन्होंने जिस पुस्तक को लिखा उसका नाम क्या है, ठीक है, और ये किस शासक या राजवंश का वर्णन करता है, किस साम्राज्य का वर्णन करता है, तो यहाँ पे दिया गया है, आप लोग नोट डाउन करते चले। इन्होंने साहित्यिक ग्रंथ, अभिलेख एवं सिक्कों के आधार पर गुप्त साम्राज्य के पूर्व नाग एवं वकाटकों के इतिहास पर प्रकाश डाला। 1934 में प्रकाशित एन एम्पीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से इन्होंने नेपाल के इतिहास पर भी प्रकाश डाला है। ठीक है। मुद्रा शास्त्र पर भी इन्होंने कई शोध कार्य किए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इन्होंने गंगा घाटी की बहुत सी मुद्राओं का विवेचन किया। इन्होंने कुछ मुद्राओं का संबंध मौर्यों के साथ स्थापित कर नए विचार का प्रतिपादन किया जो आज भी आलोचनाओं के बावजूद मान्य है। अभिलेखों के अध्ययन में जायसवाल साहब का सबसे महत्वपूर्ण कार्य खारवेल के अभिलेख संबंधी विवाद को सुलझाना है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अशोक के अभिलेख एवं राज्यारोहण की तिथि, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति तथा भुवनेश्वर मंदिर के अभिलेखों का संपादन, अयोध्या का शुंग अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, मोहरों का अध्ययन तथा अनेक अभिलेखों का तिथि क्रम के अनुसार उसकी व्याख्या प्रस्तुत कर इतिहास लेखन को सुगम बनाया। डॉक्टर जायसवाल परंपरावादी इतिहासकार नहीं थे। इनके अंदर पश्चात इतिहासकारों की तरह वैज्ञानिक दृष्टि थी। इनके इतिहास लेखन में अधिवक्ता की पद्धति हावी थी। ये ऐतिहासिक घटनाओं के सभी पक्षों एवं कारणों की समीक्षा के पश्चात ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते थे। इन्होंने स्मिथ के विचारों का खंडन साक्ष्यों के संतुलित उपयोग के आधार पर किया। ये इतिहास लेखन में स्रोतों के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात ही किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते थे। ठीक है। काशी प्रसाद जायसवाल के इतिहास लेखन में हिंदू विचार, दर्शन, धर्म, शासन, गणराज्य एवं सामाजिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इनके इतिहास लेखन में मौलिकता और राष्ट्रीय स्वाभिमान की भी झलक मिलती है जो भारतीयों को सदैव गौरवान्वित करता रहेगा। इन्होंने विपरीत परिस्थिति यानी कि परतंत्र भारत में जितना कार्य इतिहास लेखन के क्षेत्र में किया वह अत्यंत सराहनीय है। अब बात करते हैं डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर की। डॉक्टर अनंत सदाशिव महान पुरातत्वविद एवं इतिहासकार थे। पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के खुलने पर इन्होंने संस्थापक अध्यक्ष के रूप में अपना योगदान दिया। ये काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के संस्थापक, निदेशक एवं राष्ट्रभाषा परिषद के सदस्य भी थे। डॉक्टर अल्तेकर ने पटना विश्वविद्यालय में योगदान के पूर्व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व, मुद्रा शास्त्र एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए प्रशंसनीय कार्य किया। इन्होंने वैशाली के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए वैशाली का अंधकार युग पर अपना शोध प्रस्तुत किया। इन्होंने वैशाली की खुदाई कर भगवान बुद्ध के शरीर अवशेष स्तूप को दुनिया के सामने लाया। अल्तेकर द्वारा किए गए कार्यों का ऐतिहासिक महत्व बढ़ गया। बिहार के राज्यपाल आर दिवाकर द्वारा संपादित पुस्तक बिहार थ्रू द एजेस के प्रकाशन में डॉक्टर अल्तेकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह पुस्तक बिहार की गरिमा को रेखांकित करने में काफ़ी सफल रहा और डॉक्टर अल्तेकर बिहार सरकार के अनुरोध पर बिहार का संपूर्ण इतिहास लिखने की योजना बना रहे थे। इनकी असामयिक निधन हो गया। इनकी योजना को बाद के इतिहासकारों ने पूरा किया। डॉक्टर अल्तेकर पटना विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करने के बाद केपी जायसवाल शोध संस्थान के पूर्णकालिक निदेशक बने और जीवन पर्यंत रहे। डॉक्टर अल्तेकर न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी सहित कई संस्थाओं के अध्यक्ष एवं सदस्य रहे एवं कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। डॉक्टर योगेंद्र मिश्र ने अपना शोध ग्रंथ एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ वैशाली उन्हीं को समर्पित किया। न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ने तो अपने भवन का नाम ही अल्तेकर भवन रखा है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हुआ। डॉक्टर अल्तेकर छात्र जीवन से भी प्रतिभा संपन्न एवं अत्यंत मेधावी थे। इन्होंने बंबई विश्वविद्यालय से संस्कृत में चांसलर मेडल प्राप्त किया एवं LLB के लिए लॉरेंस जोकिंस स्कॉलरशिप भी प्राप्त किया। इनकी नियुक्ति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय संस्कृति विभाग में संस्कृत के अध्यापक के रूप में हुई। इन्होंने राष्ट्रकूटों के इतिहास पर DR बनर्जी के निर्देशन में D.Litt की उपाधि प्राप्त की। इनका शोध प्रबंध पूरा अभिलेखों और साहित्यिक स्रोतों पर आधारित था। इसके कारण इनकी ख्याति एक इतिहासकार के रूप में फैली। अपने अथक प्रयास से इन्होंने 21 पुस्तक और लगभग 200 शोध प्रकाशित कराया। मुद्रा शास्त्र में इनकी रुचि एवं
विशेषज्ञता ने पटना विश्वविद्यालय को गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं से समृद्ध कर दिया। स्वतंत्रता के पूर्व इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने उन्हें इनकी पुस्तक प्राचीन भारतीय शासन पद्धति के लिए 1000 मुद्रा का पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार ग्रहण करते वक्त इन्होंने कहा था, मैंने राष्ट्रभाषा समझकर हिंदी की सेवा की है, आर्थिक लाभ के लिए नहीं। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति इनमें अगाध प्रेम था। इनमें 1954 में अमेरिका में अतिथि व्याख्याता के रूप में बुलाया गया। इसी वर्ष भारतीय संस्कृति पर व्याख्यान देने वेस्ट इंडीज भी गए। डॉक्टर अल्तेकर इतिहास लेखन में किसी वाद से नहीं बंधे हुए थे। ये प्रत्येक क्षण व्यस्त रहने में विश्वास करते थे, जिसके कारण इन्हें हड़बड़िया भी कहा गया। तो क्वेश्चन में अगर पूछा आ जाए, और पहली बात कि ये थोड़ा यूनिक भी है, हड़बड़िया किसे कहते हैं, किस लेखक को हड़बड़िया के नाम से जानते हैं, तो थोड़ा सा यूनिक लग रहा है। तो जो भी थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें अगर दिखती हैं तो सारी डिफरेंट चीज़ें आपको बिहार में और बिहार के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कृपया करके जो इस बात पे आप लोग अवश्य ध्यान दीजिएगा कि नजरें हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है, तो सड़कों पर भी ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आप अपने लाइफ में कहीं भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया थोड़ा सा ज्ञान, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दे सकते हैं हम। चलिए, इनका मानना था कि जब किसी पुस्तक की पांडुलिपि तैयार हो जाए तो इसे प्रकाशित कर देना चाहिए। इन्हें संवारने का कार्य नए शोध प्रज्ञों पर छोड़ देना चाहिए। अल्तेकर के शोध का आधार मूलतः साहित्यिक स्रोत था, लेकिन ये पूरा अभिलेखों एवं मुद्रा शास्त्र के भी ज्ञाता थे। पुरातत्व के क्षेत्र में इन्होंने बिहार में सर्वाधिक कार्य किया। अल्तेकर रूढ़िवादी नहीं थे। नारियों के प्रति इनका दृष्टिकोण उदार था। नारियों की दशा पर उनके द्वारा रचित पुस्तक से यह साफ पता चलता है कि इनके गांव में घटित सती की घटना ने इन्हें काफी प्रेरित किया था। इन्होंने इलाहाबाद लीडर पत्र में एक लेख छपवाया जिसमें यह साबित किया गया था कि वेद पढ़ने का अधिकार स्त्रियों और शूद्रों को भी है। यह लेख उसी समय प्रकाशित हुआ जब एक शूद्र लड़की BHU के प्राच्य विभाग में अध्ययन करना चाहती थी। इस कारण इस लेख की चर्चा काशी में खूब हुई। डॉक्टर अल्तेकर ने पंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा संग्रहित पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए काफी मेहनत किया। इस कार्य में इन्हें बलदेव मिश्र का अपेक्षित सहयोग मिला। इनके संबंध में जगदीश चंद्र माथुर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मैं अक्सर ताज्जुब करता था कि डॉक्टर अल्तेकर ने अपनी सभी ग्रंथ भारत में ही क्यों छपवाए, जबकि उनकी इतिहास विषयक रचनाएं विश्व स्तरीय थीं, क्योंकि इंग्लैंड या अमेरिका में प्रकाशित ग्रंथों की जो प्रतिष्ठा थी वह भारत में प्रकाशित ग्रंथों की नहीं थी। क्या डॉक्टर अल्तेकर इस बात को नहीं समझ सके? एक बार पूछने पर उन्होंने कहा, बहुत पहले जब राष्ट्रीयता का दौर आया था तभी मैंने संकल्प लिया था कि इंग्लैंड में अपनी पुस्तकें नहीं छपवाऊंगा। आखिर इतने लोग महंगे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर क्यों खादी को अपना रहे थे? मैं अपने ग्रंथों को तो देशी रूप दे सकता था। हालांकि अब परिस्थिति बदल गई है, लेकिन संकल्प को कैसे तोड़ूं? डॉक्टर अल्तेकर राष्ट्र प्रेम से सदैव अभिभूत रहते थे। वे खादी का वस्त्र भी धारण करते थे। इनका जीवन बिल्कुल सादा था, लेकिन शोध कार्य में कभी पीछे नहीं रहते थे। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया यहीं पे समाप्त, और चैप्टर के साथ साथ बुक भी हो चुका है समाप्त। तो बहुत जल्द अब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। बिहार SCERT की क्लास 7 शुरू होने वाला है। तो बाकी आप लोग इस वीडियो को अपना प्यार दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और प्यार के साथ साथ खुद से भी प्यार करें। ठीक है, खुद से प्यार करने का क्या मतलब है? खुद से प्यार करने का मतलब ये है, किसी और से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना होता है। खुद से प्यार करना मतलब कि खुद को महत्व दे, खुद की पढ़ाई पे फोकस रहें। जब आप लाइफ में एक ऊंचे पद पे या कहीं ऊंची जगह पे जब आप पहुंच जाएंगे ना, तब आप किसी से भी प्यार कर सकते हैं, और प्यार करके मन में नहीं इजहार भी कर सकते हैं। तो चलिए, और ज़्यादा ज्ञान तो मैं नहीं दूंगी क्योंकि वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा, तो आप लोग हो जाएंगे बोर। तो चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना।